हेलो एवरीवन, हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट का लेक्चर 2 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पार्लियामेंट ही पढ़ रहे थे, क्यों हमें पार्लियामेंट से लेक्चर 1 खत्म हो चुका है। लेक्चर 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और ये सारे नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर 3 के अंदर चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या करता है, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो हम देखेंगे। देखिए क्या क्या मेजर फंक्शन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला फंक्शन है, देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेचर यानी हमारा लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, यानी जो बेसिकली पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर का फंक्शन, यानी जो लोकसभा का फंक्शन क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा होता है, उसका क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का। देखिए पार्लियामेंट कुछ सब्जेक्ट्स बनाएगा। सब्जेक्ट्स यानी जैसे कि हो गया हमारा डिफेंस कैसा होगा, हमारा करेंसी कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। देखिए यूनियन लिस्ट, देखिए यूनियन लिस्ट एक प्रकार का लिस्ट है। लिस्ट यानी लिस्ट में होगा, देखिए कुछ कुछ लिस्ट। देखिए एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है क्या सर, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट। देखिए स्टेट यूनियन लिस्ट क्या है, एक ऐसा लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर जो भी सारे लिस्ट जाएंगे, यानी इस लिस्ट के अंदर जो भी सारे टॉपिक्स जाएंगे उसे बनाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे बनाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि इसके अंदर है हमारा डिफेंस। देखिए यूनियन लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जो कि पूरे देश भर में काम करता है, जैसे कि हमारा डिफेंस सिस्टम पूरे देश के लिए, हमारा करेंसी पूरे देश के लिए। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट देखिए एग्रीकल्चर पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पुलिस एक स्टेट के लिए। कंकरेंट लिस्ट में आएगा देखिए एजुकेशन, एजुकेशन, मैरिज, इन सारी चीजों को दोनों को मिलकर टेक ऑफ करना पड़ता है। हम जैसे कहते हैं एजुकेशन एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम सभी को यूनाइट होकर एजुकेशन हेल्थ को बढ़ाना चाहिए। ठीक उसी पर जो सारे लिस्ट हमारे यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा पार्लियामेंट बनाएगा इसके अंदर। ये और कहाँ पर लॉ बनाएगा, अपने लॉज कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी बनाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनियन लॉ, ये क्लास 10 का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। कितने हम कैसे बनते हैं, इंडिया कैसे एक फेडरलिज्म, हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर है फेडरलिज्म, वहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। बट आपको क्लास 8 में कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि हम अगर दोनों मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या दो लॉ बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगा, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपना लॉ बनाएगा। दोनों लॉ बनाए कारण ये बोलेगा मेरा लॉ अच्छा, ये बोलेगा मेरा लॉ अच्छा, तो कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा होने के कारण क्या होगा, जो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि आपका लॉ प्रिवेल्स हो गया है। प्रिवेल्स यानी आपका लॉ, आप फिर से इसे चेक करिए। क्यों कहा जाता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ावा देगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर मोनार्की आ गया, यहाँ पर फेडरलिज्म यानी जहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स भारत के अंदर, वो एमएलए हो, एमपी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सभी की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया रहा है। क्यों, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो ये फेडरल कंट्री नहीं होगा, ये यूनिटरी कंट्री हो जाएगा, जहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट काम करेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिवेल्स कर दिया जाता है उनके लॉ को, क्योंकि हम माइनॉरिटी को भी यहाँ पर एज ए मेजोरिटी ही काउंट करें। इस प्रकार से हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, नहीं कि सिर्फ एक ही के लोग। इसीलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जाता है कन्फ्लिक्ट होगा तो, और यूनियन गवर्नमेंट को प्रिवेल कर दिया जाता है। क्योंकि ये मैंने बात बता दी है, क्योंकि नहीं तो जैसे कि लगेगा यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, हर चीज में क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतना जरूरी है, हम क्या माइनर, हम स्टेट गवर्नमेंट, हम लोकल गवर्नमेंट के हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से वो सोच सकेंगे, इसीलिए क्या किया जाता है, इनके लॉज को प्रिवेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये बातें होती है। और जो हमारा कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, देखिए स्टेट लिस्ट के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर कुछ क्या है, एक राज्य के अंदर क्या हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, एक स्टेट कभी कभी क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, इमरजेंसी आ गया, तो तुरंत वहां पर उस लिस्ट के अंदर हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो उसे तुरंत ऐड करने के लिए वहां पर हमारा यूनियन पार्लियामेंट उसके अंदर डायरेक्ट बिना स्टेट की परमिशन लिए अपने लोगों के हित में काम करने के लिए वहां पर जल्दी से जल्दी स्टेट लिस्ट के अंदर उसे डाल देगा और उसके ऊपर टेक ऑफ करेगा अपने काम को। क्लियर है। तो दूसरा क्या है सर, दूसरे फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी पैसे पर सभी कंट्रोल रखेगा। कौन कंट्रोल रखेगा, देखिए जितने भी सर पैसे फाइनेंशियल चीजें होंगी वहां पर पार्लियामेंट वहां पर कंट्रोल रखेगा। देखिए पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिए गए, पावर्स यानी उसके पास शक्ति, सत्ता है उसके पास, कुछ वेज है, कुछ प्रोवाइड, उनके पास कुछ वेज, कुछ मीन बताए गए हैं। देखिए जहां पर रेवेन्यू रेज्ड किया जाता है पब्लिक, देखिए
गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी है, तो वहाँ पर पैसा तो खर्च भी किया जाएगा। बैंक है वहाँ पर पैसा खर्च कर दिया जाएगा बैंक की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बैंक के अंदर जितने सारे चीजें बनाने के लिए। वो मान लीजिए एक डिपार्टमेंट ले रहा हूँ गवर्नमेंट का, जैसे कि बैंक, तो बैंक एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जहाँ पर बहुत खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर टाइल डालने का, ये सारे कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट चेक करेगा कि यहाँ पर कितने हमारे मनी खत्म हो रहे हैं, इंश्योर करेगा कितने मनी यहाँ पर हमारे खत्म हो रहे हैं, कितने सेव हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा पार्लियामेंट देखेगा। और उसके अंदर अपना टैक्स भी इम्पोज कर सकता है, ठीक, अपने टैक्स भी वो इम्पोज कर सकता है पार्लियामेंट। सैंक्शन भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि उससे दूर दूर जा रहा है, यानी उनकी बातें ही नहीं मान रहा, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा दे रहे हैं। सैंक्शंस तो आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी राज्य किसी भी राज्य की बात ना माने और अपने हिसाब से कुछ भी करने लगे तो अदर राज्य उनके ऊपर सैंक्शन लगाने लग जाते हैं कि हम तुम्हें ऑयल नहीं देंगे, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, हम तुम्हें कैंसर मेडिसिन देंगे। ऐसे ही वो उस डिपार्टमेंट के अंदर सैंक्शन लगाएगी, हम आपके एक्सपेंडिचर के खर्चे आपको नहीं देंगे आपको। ऐसे अगर वेरियस डिपार्टमेंट अगर उनकी बातें नहीं मानेगी गवर्नमेंट की, तो जो ऑथराइज्ड प्रपोज के लिए उनकी बातें नहीं मानेगी तो वहां पर सैंक्शन लगाया जाएगा और वो बोलाएगा आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स नहीं मिलेंगे। ये बातें हैं सभी। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा है प्रोवाइडिंग एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। देखिए हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर जहाँ पर टॉप लीडर्स टॉप मिनिस्टर्स बैठते हैं। हमारा पार्लियामेंट ब्लेंड करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को एक स्टेट के अंदर। आज सच एग्जीक्यूटिव पावर इज विल्डर बाय ए ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर हु कमांडेड द मेजोरिटी इन लोकसभा। देखिए हमारा पार्लियामेंट ब्लेंड्स कर देता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है, जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और हमारा लेजिस्लेचर जो कि लॉ को बनाता है। देखिए स्टेज में दो ऑफ ए स्टेट एक ऑर्गन है स्टेट आज मच एग्जीक्यूटिव पावर इज विल्डर बाय ए ग्रुप ऑफ, मतलब जितना पावर, मान लीजिए जितना पावर हमारे लॉ बनाने वाले और लॉ एग्जीक्यूट करने वाले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जितना पावर अगर मिला देंगे पावर है, उतना ही पावर एक एमएलए का है। एक एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का है। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो कि मेंबर है लेजिस्लेचर का और वहाँ लोकसभा में अपना कमांड मेजोरिटी में पकड़ के बैठा, यानी कोई भी एक व्यक्ति है जो कि लोकसभा में एक मेंबर है लेजिस्लेचर का और अपना कमांड ज्यादा मेजोरिटी को डाल के बैठा है लोकसभा है, तो उसका पावर जितना है उतना ही पावर किसका होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को मिला देंगे, ब्लेंड कर देने, जितना पावर होगा उतना ही पावर एक व्यक्ति का है जो कि ज्यादा से ज्यादा कमांड लेके बैठा है लोकसभा के अंदर। ये पार्लियामेंट बोलता है, हमारा पार्लियामेंट ब्लेंड करता है कि जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव जितना पावर है एक स्टेट का, उतना ही पावर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का है जो कि ज्यादा कमांड लेके बैठा है लोकसभा के अंदर। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ए वर्क ऑफ कैबिनेट, जो चिंताधारी वर्क होते क्रिटिकल चीजें होती है, इस पेंडेमिक में हम क्या करें, यहाँ पर कितना खर्चा पैसा करिए, क्रिटिकल चीजें होती है। कोरोना के समय कहाँ पर कितना पैसा करना चाहिए, कहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, वो सारी चीजें तो क्रिटिकल असेसमेंट होता है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए आपको एक दिन में प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप तो सोच में ही लग जाओगे हम क्या करें, किसको सपोर्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व में क्या करें। तो बस सोच के देखिए क्रिटिकल चीजें होती है, सोच समझ कर यहाँ पर करना पड़ता है, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशन अगर एक बार खराब हो गया तो आप तो गए काम से। तो ये पार्लियामेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक फॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फॉर्म। हम कहते हैं हम आपको फॉर्म दे रहे हैं, आप वहां पर कुछ हम बताइए, वो सही। पार्लियामेंट एक फॉर्म जनरेट करता है किसके थ्रू, कैबिनेट के अंदर। क्या बताने के लिए कि वो इससे जानना चाहता है कि लोकसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के लिए है, जिसकी कमांड ज्यादा है मेजोरिटी के अंदर, क्या लोग उन्हें इलेक्टेड करना चाहते हैं। बेसिकली या आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, फॉर्म जनरेट करता है, और फॉर्म को जनरेट करके ये पता लगाना चाहता है कि हमारे इस कैबिनेट के अंदर जो टॉप मिनिस्टर बैठे हैं, जो कि जिनका ज्यादा कमांड है हमारे लोकसभा के अंदर, मेजोरिटी कमांड रह के बैठे हैं लोकसभा के अंदर, क्या उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, क्या लोग उन्हें इलेक्टेड कर रहे हैं, क्या लोग उन्हें बार बार सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या वो जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। इस चीज को जानने के लिए पार्लियामेंट एक फॉर्म जनरेट कर लेता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, इसे डिस्कशन किया जाता है। ओके, इसे डिस्कशन किया जाता है ज्यादा, इसे इन सारी चीजों को डिस्कशन किया जाता है। ये
परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या आता है, क्या ये जो डिपार्टमेंट इस जगह का ये लोगों के हित में काम कर रहा है या फिर लोगों से कोई चीजें नहीं कर रहा है, कि गरीबों को क्या अच्छे से खाना नहीं, यानी ये जो फूड डिपार्टमेंट के गरीबों को खाना नहीं दे रहा है, अपने मनमानी कर रहा है, दूसरे दुकान को जाके बेच रहा है, अगर इस तरह चीजें कर रहे हैं तो इसलिए फॉर्म जनरेट किया आता है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा लोगों के हित में। रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का क्या काम है सर? देखिए ऑपोजिशन, देखिए हम कहते हैं एक तो मेजोरिटी होता है, एक तो ऑपोजिशन। तो देखो ऑपोजिशन क्यों होता है, देखिए मेजोरिटी, कभी कभी क्या होता है ना, मेजोरिटी अपने काम में कर करके लगे लगता है कि मैं ही महान हूं, मैं जो करूंगा वही होगा। देखिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आप मान लीजिए पढ़ रहे हो, एक दिन 3 दिन ऐसा है पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल, आपकी मम्मी आए आपको बोले बच्चा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं पढ़ रहा, मेरा मन है, पढ़ाई तो मेरी जिम्मेदारी है, आप क्यों बोल रहे हो? तभी वो आपको एक चमाट मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि उनकी वो अपोजिशन है। अगर ऑपोजिशन इसीलिए देखे उन्हें, वो पढ़े ही ना पढ़े, बट आपको पढ़ाई में लगाने का काम उनका है, आपको वे में लाने का काम उनका है ऑपोजिशन। उसी प्रकार स्टूडेंट मान लीजिए मेजोरिटी है, मेजोरिटी पढ़ेगा, हर दिन उसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप स्टूडेंट, आपको हर दिन पढ़ना आपका काम है। मान लीजिए आपने 3 दिन नहीं पढ़ा, आप मनमानी कर रहे हो, तो आपकी ऑपोजिशन यानी आपकी मम्मी आएगी, चमाट मारेगी, तो आपको बोलेगी पढ़ो, पर पढ़ना उनका काम नहीं है। उसी पर ऑपोजिशन का तो काम नहीं है बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, देश को आगे लेना, बट काम किसका? मेजोरिटी का है। तो मेजोरिटी को फोर्स करिए, भाई करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, रोड बनाइए, लद्दाख को क्रिएट करिए, पाकिस्तान से कश्मीर को छीन के लाइए, चाइना को हरा दीजिए, ये सारी चीजें होंगी। ये सारी तो बातें हैं, जैसे कि मुद्दा है चाइना, स्काई चीन, पाक, ये सारी चीजें है। आप भी जाकर इन सारी चीजों को जान सकते हो, बट हम अपने टॉपिक में आ जाते हो। ऑपोजिशन का रोल क्या है? बेसिकली ऑपोजिशन का एक रोल है जो कि अल्टरनेटिव पॉइंट हमारे एक, देखिए हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिए हमने एक वे मैथ आपको दिया गया, मैथ में आपने एक वे में सॉल्यूशन निकाल दिया, बट आपको पता नहीं उसके और भी 2 मेथड है, तो आपने आपको जे के टीचर को पूछा, तो आपके टीचर ने आपको एक और मेथड बताया, तो आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव वे मिल रहे हैं। आपने देखा कि आप जिस मेथड से कर रहे हो वो लॉन्ग हो रहा है, आपके टीचर जिस मेथड से कर रहे हैं वो शॉर्ट हो रहा है, तो आप अपने टीचर के मेथड को फॉलो करके वो शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट मेथड ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है और लॉन्ग मेथड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें भी पता है। अगर लंबी सी आपको पैराग्राफ दी जाए तो आप उसे जल्दी याद नहीं रख सकते, अगर आपको की पॉइंट उसकी याद है तो बढ़िया है। मान लीजिए जो लाइन यहाँ पर लिखा गई है, लाइन आप हमेशा के लिए रट के याद रख सकते हो 2 दिन या 3 दिन के लिए, तीसरे दिन 4वें दिन नहीं याद रहेगा, आपको सिर्फ की पॉइंट याद रहने पड़ेंगे। जैसे कि ऑपोजिशन का क्या रोल है कि आप याद रखो कि अल्टरनेटिव पॉइंट्स देना, बस एक पॉइंट यहाँ पर होगा, अल्टरनेटिव पॉइंट्स, अल्टरनेटिव चॉइस देना, एक अनदर वे आपको देना, व्यू का अनदर व्यू देना, किसके? चॉइसेस का। तो ये होता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो यहाँ पर तो लेक्चर खत्म हो चुके हैं, पूरे स्लाइड्स हमने खत्म कर दिए 12 मिनट के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्लास में और जो हमारे फंक्शन रहेगा, टोटल 9 फंक्शन है, आज हमने 5 फंक्शन समाप्त कर दिए और 4 फंक्शन जो है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे हम सभी लोग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। So thank you for watching this video and like, share and subscribe to the channel. Comment your thoughts. Okay? तो मिलते रहते हैं ऐसे ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाइड ऑफ, फिर हिस्ट्री के लेक्चर्स भी आने बाकी हैं।